नमस्कार, यूसीएन के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं याशिका। दर्शकों, हम हेलो डॉक्टर के माध्यम से हमेशा नई नई बीमारियों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में। होम्योपैथी चिकित्सा से किया जाने वाला उपचार, उपाय और लोगों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व शांति होम्यो रिसर्च क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर अजय काले। सर नमस्कार। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। ये दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट और 70 कंट्रीज़ में सब लोग इसकी दवाइयाँ लेते हैं। 200 साल पहले ये पुरानी जो सिस्टम है ये जर्मनी से शुरुआत हुई, उसके बाद में इंडिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और अनेक देशों में ऐसे 70 कंट्रीज़ में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आज वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एलोपैथी के बाद में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री साइंस करके होम्योपैथी को यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी में बहुत से बीमारियों का जो क्रॉनिक इलनेसेस है उसका इलाज है और उसी के कारण इसका प्रचलन हुआ है। होम्योपैथी इंडिया में माइग्रेन की दवा जो हमारे एक राजा ने ली थी उससे इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद में आज इंडिया में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा होम्योपैथी के फॉलोअर्स हैं और होम्योपैथी इस प्रकार अपना जो साइंस, एविडेंस और रिसर्च से आगे बढ़ रही है। अभी होम्योपैथी में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जैसे माइग्रेन हो गया, स्किन के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गए, आर्थराइटिस हो गया और जो ऑटो इम्यून डिसीजेज़ है चाहे वो स्किन के रहो या और कोई भी रहो, उसके लिए बहुत अच्छी इलाज है। सर, ये कह सकते हैं समय के साथ होम्योपैथी का प्रचलन बढ़ रहा है और लोगों का झुकाव समय के साथ साथ होम्योपैथी की तरफ ज़्यादा झुकते जा रहे हैं। वो क्या कारण है कि होम्योपैथी में जो जेंटल मेडिसिन है, जेंटल थेरेपी है, तो इसकी दवाइयाँ कम मात्रा में दी जाती है और इसका इंडिविजुअलाइज इफेक्ट होता है, यानी हर व्यक्ति के हिसाब से उसको दवाई मिलती है। तो उसके कारण एक तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, दूसरा ये जेंटल थेरेपी रहने के कारण और होलिस्टिक के तरफ अभी पूरी दुनिया होलिस्टिक और इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन की तरफ जा रही है। इसलिए होम्योपैथी का प्रचलन भी बढ़ रहा है और आने वाला होम्योपैथी का फ्यूचर ब्राइट है। सर, हम देखते हैं आमतौर पर आजकल युवाओं में और सर्वसामान्य लोगों में माइग्रेन की समस्या एक प्रमुख कारण बनती जा रही है। दौड़ती भागती ज़िंदगी, पढ़ाई के स्ट्रेस से लेकर तो अपने जॉब प्रोफाइल का स्ट्रेस के कारण माइग्रेन की समस्या बढ़ती जा रही है। तो क्या होम्योपैथी में इसका उपचार है? हाँ, होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है और होम्योपैथी को सबसे ज़्यादा नाम माइग्रेन ने दिया है। माइग्रेन यानी आज के भागदौड़ के ज़िंदगी में सिरदर्द ही सिरदर्द है, पर हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता। पर कुछ सिरदर्द जिसमें अपने शरीर की जो धड़कन है उस प्रकार में जब सर में दर्द होता है और वन साइडेड दर्द होता है, कोई भी राइट या लेफ्ट में, और ये दर्द ऐसे एपिसोड्स में आता है, अटैक्स में आता है। इसमें इतना भयानक दर्द होता है कि वो अपना जो दैनंदिन जीवन है उसमें उसको बाधा आती है। तो माइग्रेन, इसको हम लोग वन साइडेड हेडेक बोलते हैं। इसके लक्षण देखे जाए तो सबसे पहले अपने को इसमें जी मचलना, वॉमिटिंग, उसके बाद में तनाव से ये बढ़ता है। हेडेक इतना सीवियर होता है कि कुछ काम करने लायक नहीं होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और इसमें एक ऑरा होता है, जैसे लाइट से ऑरा आता है, लाइट ये चमक, आँखों के सामने धुंधलापन, इससे ये ट्रिगर होता है। तो माइग्रेन के जो ट्रिगर फैक्टर्स है ना, उसमें ये हम लोग देखते हैं कि साउंड से है, लाउड नॉइज़ से है, उसके बाद में धूप में जाने से होता है, स्ट्रेस से होता है और कुछ खान पान में जो कुछ चीज़ें हैं उसके कारण भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। होम्योपैथी में माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि हम लोग माइग्रेन को, उसके सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, दर्द कम नहीं करते, पर उसका जो जड़ है उसको जड़ से ख़त्म करते हैं। तो इसके कारण माइग्रेन में होम्योपैथी में अच्छा इलाज है। एक बार धीरे धीरे ये पेशेंट ठीक हो गया तो बार बार उसको माइग्रेन के अटैक्स नहीं आते, जो कि कॉमनली हम दर्द की दवाई लेने के बाद फिर से होता है। तो एक बार आपको 2-3 महीना लग सकता है, पर एक बार आपका माइग्रेन कम हो गया तो सालों तक ही बाद में होता नहीं। एक बहुत अच्छी स्टोरी है मेरे एक पेशेंट की कि वो एडवोकेट हैं, उनको 35 ईयर से माइग्रेन था। तो वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत से दवाइयाँ कर ली उन्होंने, बहुत परेशान थे।
तो एक बार मेरे क्लिनिक में आए तो उन्होंने बताया कि मैंने इंडिया में ऐसी कोई भी दवा, कोई भी पैथी नहीं होगी कि जो नहीं की। तो मुझे किसी ने बताया तो मैं आपके पास आई। तो उनका वो 35 साल पुराना हेडेक आज भी नहीं है उनको। मैंने कुछ 2-3 महीने का उनको कोर्स दिया, तो आज भी वो इतनी स्वस्थ है और कभी भी मुझे फ़ोन करती है और बताती है कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो उनको जो हेडेक था, उनका जो विश्लेषण था, वो ये बताती है कि मैं जब दवाइयाँ लेती थी तो मुझे 3-3 4-4 दिन ऐसे नशे में या ड्रग्स के कारण पड़े रहना पड़ता था। तो वो उनका एपिसोड 2-2 3-3 दिन तक लास्ट करता था। तो ऐसे एपिसोड्स में, इतने पुराने माइग्रेन में भी हमने अच्छा इलाज होम्योपैथी से किया है। तो छोटे मोटे तो माइग्रेन हम बिल्कुल ठीक करते हैं। सर, समय के साथ साथ लोगों में त्वचा रोग की बीमारियां बढ़ती जा रही है। कई बार ऐसा होता है ना, मौसम के साथ साथ लोगों में त्वचा रोग जो होता है वो बढ़ता जा रहा है। तो होम्योपैथी में इसका उपचार और मेनली त्वचा रोग किस तरीके के होते हैं जिसका होम्योपैथी से उपचार किया जाता है? त्वचा रोग कुछ बाहरी प्रकार के होते हैं, यानी त्वचा में जैसा कॉस्मेटिक एलर्जी हो गई, वातावरण की एलर्जी हो गई। हाँ। तो ये बाहरी एलर्जी से होने वाली जो त्वचा रोग है, जिसमें एक्जिमा हो गया, फिर एलर्जी के कारण पित्ती हो गया। तो इस प्रकार की जो बाहरी वातावरण से होने वाले जो तकलीफ़ें हैं, वो होम्योपैथी में एक तो बहुत अच्छे से ठीक होती है। उसके बाद में जो अंदरूनी बीमारियां होती है, जैसे सोरियासिस है, क्रॉनिक डिसीजेज है, जैसे स्किन की क्रॉनिक डिसीजेज में सोरियासिस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है कुछ, जिसमें हम लोग लाइकन प्लानस कहते हैं, और छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है जैसे मुहासे हो गए, बालों का झड़ना हो गया, ये सब स्किन की बीमारी आती है। तो इसमें बहुत अच्छी इलाज है और उसको हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। प्रिकॉशन के तौर पे पेशेंट की बाकी भी हमको हिस्ट्री लेना पड़ता है, क्योंकि जब एंडोजेनस या अंदरूनी बीमारियां रहती है तो उसको थायराइड की तकलीफ़ है, या उसको बाकी डायबिटीज़ की तकलीफ़ है, या क्रॉनिक कुछ है, या बहुत बार जेनेटिक भी रहता है। जैसे वाइट पैचेस होते हैं तो उसको हम लोग ल्यूकोडर्मा कहते हैं। तो ऐसे जेनेटिक बीमारियां में भी हम लोग उसके जीन्स और जेनेटिक्स के हिसाब से भी होम्योपैथिक दवा देके कुछ चीज़ों में हमको 100% रिजल्ट नहीं मिलता, पर हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। सर, सुना है कि जो लोगों को मस्से होते हैं, वाट्स होते हैं, इसका बहुत अच्छा उपचार है होम्योपैथी में। होम्योपैथी का जो नाम हुआ है वो वाट्स और मस्सों के कारण ही हुआ है। तो अभी क्या है कि वाट्स 100 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब वाट्स ठीक हो जाएंगे। वाट्स 100 प्रकार के होते हैं। उसमें भी जो वायरल वाट्स है, उसमें होम्योपैथी में थूजा नाम की जो दवाई है वो बहुत फेमस है, और उसमें बहुत से लोगों को, और हम लोग उसको तो एकदम पेशेंट को 2-3 महीने में ठीक कर देते हैं। अब ये वायरल वाट्स क्या होता है? वायरल यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रहता है। ये वायरस हमारे शरीर में जहाँ जहाँ हमारे स्किन को घर्षण होता है या फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे, जैसा बियर्ड एरिया में हो गया, बाद में गले में हो गया, बगल में हो गया, और शरीर में जहाँ ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, हाथों में हो गया, तो ऐसी चीज़ों यहाँ पे जो वार्ड्स होते हैं उसको हम लोग वायरल वार्ड्स बोलते हैं। बाद में जेनाइटल वार्ड्स भी होता है। तो ये जेनाइटल वार्ड्स है ना, ये क्रॉस इन्फेक्शन से भी फैलता है। इससे बाद में बाकी बीमारियाँ भी होते रहती है। तो वायरल के लिए होम्योपैथी खाली वार्ड्स के लिए, तो वायरल प्रकार की सब बीमारियों में होम्योपैथी की अच्छी ट्रीटमेंट है। अभी सवाल ये है कि होम्योपैथी में जो मस्से है इसको हम लोग जलाते या सर्जरी करके निकालते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि जब हम लोग इसको सर्जरी या कुछ चीज़ों से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये जो वायरस है ना, ये फैलता है। अच्छा। खासकर ये जो बियर्ड एरिया है इसको हम लोग डिफ़िकल्ट टू ट्रीट एरिया बोलते हैं, जिसमें बार बार शेविंग करने से जो वायरस है, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं, तो वो फैलता है इधर उधर, और उसका रिकरेंस चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो पेशेंट लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। खासकर मेल्स में हम लोग बताते हैं कि आप शेविंग बंद कर दो, ट्रिमर या फिर ट्रिमिंग करो, या फिर मत उसको छेड़ो। हमारे को एक चीज़ ख्याल में रहना चाहिए कि वार्ड्स को हम लोग जितना छेड़ेंगे, निकालेंगे, या कुछ दवा लगा के निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उसका रिकरेंस बढ़ते जाता है। अच्छा। तो हम होम्योपैथी में दवाई दे के उसकी इम्यूनिटी बढ़ा के, उसके बाद में कुछ एक्सटर्नल यूज़ लोशंस है, कुछ हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं, और धीरे धीरे उसको ये जड़ से सुखाकर मस्से को हम हरदम के लिए क्लियर करते हैं। सर, हमने देखा है कि अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, या लोगों में और ख़ासकर महिलाओं में आम समस्या अगर देखी जाए तो बाल झड़ने की होती है। तो
इसका उपचार क्या है होम्योपैथी में और ये समस्या क्यों होती है? बालों के जो प्रॉब्लम्स है वो आजकल जो बढ़ते जा रहे हैं, हम्म, तो इसके लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? अभी हम लोग सोचते हैं कि हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल यानी एलोपेशिया, बाल झड़ना। अब बाल झड़ने के विविध कारण रहते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या कारण है। तो हमारे शरीर में जब थायराइड ग्रंथि का असंतुलन होता है, जैसे हाइपोथायराइड हो गया, हाइपरथायराइड हो गया या गॉइटर हो गया, तो ये असंतुलन से जो हार्मोन्स हमारे कम ज़्यादा होते हैं उससे बाल झड़ते हैं। उसके बाद में हमारे खाने में जो खाने पीने की जो कमतरता होती है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बोलते हैं, उसकी कमी से बाल झड़ते हैं। हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे थे, तो हार्मोन्स में जैसा फीमेल्स में पीसीओडी होता है, तो पीसीओडी यानी जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, इसमें हार्मोन इम्बैलेंस होता है, ओवरीज में सूजन आती है, तो उसमें वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बाल झड़ना, बालों का थिनिंग होना। और मेल्स में मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के गड़बड़ी से होता है, और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न हार्मोन्स होता है। बाद में हम देखते हैं कि स्किन में जो स्काल्प है उसमें कुछ इन्फेक्शन है क्या। अगर आपको रूसी डैंड्रफ है तो भी बाल झड़ेंगे। अगर आपको स्किन में सोरियासिस है, स्काल्प के इन्फेक्शन है, तो भी आपके बाल झड़ेंगे। उसके बाद में एलोपेशिया एरियाटा करके एक बीमारी होती है, जिसमें एक ही पैच से बाल झड़ते हैं, उसको हम लोग एलोपेशिया एरियाटा, और कुछ हम लोग उसको गंजापन बोलते हैं। उसके बाद में कुछ कुछ क्रॉनिक इलनेसेस होती है, जैसे कैंसर पेशेंट में देखते हैं पूरे बाल झड़ जाते हैं। बाद में कुछ क्रॉनिक इलनेसेस होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में भी बालों का थिनिंग होना, और इंसुलिन पे जो पेशेंट है उनके भी बालों का थिनिंग होता है। प्रिकॉशन में हम लोग देखते हैं कि डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए। अभी डाइट में हमको 3 चीज़ों की तरफ ख्याल करना पड़ता है। सबसे पहला है प्रोटीन। अब तो प्रोटीन की मात्रा हमारा वजन जितना है उतने ग्राम रोज़ जाना चाहिए। तो प्रोटीन्स में हमको एग्स है, पनीर है, योगर्ट है, दही है, ये सब चीज़ें हमको लेना चाहिए। उसके बाद में विटामिन्स जो है, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, और मिनरल्स हो गए, ओमेगा 3 एसिड्स हो गए। तो हमको आजकल सबको मालूम है कि काय में क्या क्या विटामिन्स रहते हैं, तो ये हमको एक बैलेंस डाइट बना के इसके प्रकार हमने लेना चाहिए। बाद में छोटे छोटे मिनरल्स रहते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे केराटिन हो गया, कॉपर हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये हमको सब हरी सब्जियां जितनी भी है उसमें से मिल जाता है, योगर्ट से मिल जाता है। उसके बाद में जो हमारे ड्राई फ्रूट्स रहते हैं इसमें मिल जाता है। मैग्नीशियम, जिंक हमको नारियल के पानी से, और बाकी जो लिक्विड जूसेस है, फ्रूट जूसेस है, उससे मिल जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि हेयर फॉल में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। और अभी हेयर फॉल में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज में हम लोग बताते हैं कि हफ्ते में एक बार कम से कम ऑयल लगाओ। बहुत बार देखा जाता है कि लोग ऑयल नहीं लगाते, तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है, कोकोनट ऑयल बेस्ट है। ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल में एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, उसको आप हल्के हाथ से मसाज करें ताकि हफ्ते में एक बार बालों को न्यूट्रिशन मिल जाए। उसके बाद में हम लोग वीकली कंडीशनिंग करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आयुर्वेदिक मास्क रहते हैं उसको अप्लाई करना चाहिए हफ्ते में एक बार कंडीशनिंग करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये हो गया डूज में क्या करना चाहिए। अब डोंट्स में हम लोग एक्सेसिव ऑयल यूज़ करने को मना करते हैं कि बहुत ऑयल लगा रहे, बहुत मसाज करने से बाल ख़राब होते हैं और झड़ भी जाते हैं। बाद में आजकल जो पार्लर में हीटिंग, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग जो होता है, इससे क्या होता है कि जो स्ट्रेट करने के लिए जो आयरनिंग करते हैं उसको हीट देते हैं, तो उसका जो बालों का जो शाफ्ट है उसका कॉर्टेक्स ख़राब हो जाता है, तो स्प्लिट एंड्स, और जब आप एक आधे चीज़ को बीमार कर रहे हैं तो फिर बालों का झड़ना और बालों के प्रॉब्लम्स आजकल आम देखे जाते हैं। बाद में हेयर कलर का यूज़ बहुत बढ़ गया है। तो हेयर कलर में क्या हो गया कि आजकल जो भी हेयर कलर हमको बाज़ार में मिलते हैं उसमें पीपीडी, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने क्यूटिकल को फाड़ता है, और ये अमोनिया और पीपीडी उसको तो ब्लैक कर देता है, पर कुछ दिन के बाद में हमारे सब बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और जब हमारे बालों को हम बार बार 10-10, 15-15 दिन में कलर करते हैं, तो कुछ आने वाले सालों में बालों का थिनिंग और बालों का झड़ना बढ़ जाता है। एक उम्र है 40 तक हमारे हेयर रीग्रोथ होते हैं, पर उसके बाद में रीग्रोथ होना कम हो जाते हैं। तो रीग्रोथ होना कम हो गए कि बालों का जो झड़ना है वो चलता रहता है, तो गंजापन हमको दिखाई देता है। सर,
मैं पिंपल्स की बात करूंगी। आजकल हम देखते हैं कि लोगों में पिंपल्स भी एक आम समस्या है, तो इस पर होम्योपैथी में क्या उपचार है? तो हम लोग देखते हैं पिंपल्स पिंपल्स होते क्यों है, यानी मुँह से। तो ये एक आम समस्या है। जब हमारा एक कोई बच्चा 16 से 20-22 के एज में रहता है, इसको हम लोग टीन एज बोलते हैं। ये टीन एज में बच्चों में सेक्स हार्मोन बढ़ता है। अभी सेक्स हार्मोन बढ़ने से क्या है कि हमारे शरीर में जो भी सीबेसियस ग्रंथि रहती है, जैसे चेहरे पे है, चेस्ट पे है, बैक पे है, तो उसमें हमको चेस्ट एक्ने, बैक एक्ने और पिंपल्स होते हैं। तो ये जो सीबेसियस ग्रंथि है, इसका ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है। अब ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने से और ऑयल सिक्रीशन बढ़ने से ये जब सीबेसियस ग्रंथि ब्लॉक हो जाती है तो वो उभर के आता है, उसको हम लोग ये पिंपल्स कहते हैं। अब बार बार ऐसा होने से इसमें पी एक्ने नामक एक बैक्टीरिया से या जंतु से इन्फेक्शन होता है और ये सिलसिला लगातार चलते जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि आपको पिंपल्स हो गए तो आप उसको फोड़ो मत, ताकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या आपका हाथ जहाँ जहाँ टच होगा ये बढ़ते जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि टीनेज में हार्मोन्स की बदल होता है। तो जैसे लड़कियों में भी अपन ने बात की है, पीसीओडी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है पिंपल्स के लिए। तो उसके लिए हमको उसको भी एड्रेस करना पड़ता। पीसीओडी में मेंसेस इरेगुलर होते हैं, वेट गेन होता है, तो वेट गेन कम करने के लिए हमको डाइट बताना पड़ता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज वाले, शक्कर, चावल, इसको हम लोग बंद करते हैं। पेशेंट का वजन कम करने को बोलते हैं, ताकि हम लोग हार्मोन्स ठीक करें। हार्मोन ठीक करने के कारण पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। तो अब प्रिवेंशन में जब जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये प्रिवेंशन देखते हैं कि फास्ट फूड कम करने को बोलते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो हम बंद करने को बोलते हैं। खाने पीने में नॉर्मल, जिसमें ट्रांस फैट कम हो, ऐसा बोलते हैं। रेगुलर क्लीनिंग। अब इम्पोर्टेंट एक बात हम लोग बताते हैं, टेक होम मैसेज है कि आपको दिन में 3 बार चेहरा तो धोना ही चाहिए। एक अच्छा माइल्ड फेस वॉश लीजिए, उससे चेहरा धोते रहिए, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। अब ये दोपहर को इसलिए बताते हैं कि 2 से 3 के बीच में ये जो सेबेसियस ग्लैंड है ज़्यादा एक्टिव रहती है। तब आप धोते रहोगे और 3 बार अगर आप धोंगे तो वो इतना क्लीन रहता है कि उसके जो ब्लॉकिंग होने के जो चांसेस है और मुहासे आने वाले मुहासों के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग 3 बार नॉर्मली बताते हैं। और लड़कियों में खासकर मेंसेस के पीरियड में हम 3 से 5 बार चेहरा वॉश करने को बताते हैं, जिसके कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस मेंसेस के वक्त होते हैं उसको भी हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। बाद में हम एक्सरसाइज, डाइट बताते हैं ताकि वजन कम हो। एक्सरसाइज करने से जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो ये जो ग्रंथि ब्लॉक होती है वो भी खुल जाती है और बार बार होने वाली जो इन्फेक्शन है उससे बच सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन से हम लोग ये सब चीज़ों को जो उसके कारण है उसको एड्रेस करते हैं और पिंपल्स बार बार ना हो। कॉम्प्लेक्शन के लिए, स्किन कॉम्प्लेक्शन के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए और एक्ने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। सर, क्रॉनिक एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन जो समस्या है उसके लिए होम्योपैथी में क्या उपचार है सर? एक्जिमा ये एक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में खुजली होना, जलन होना, उसको रेडनेस और स्वेलिंग आना। अब ये बीमारी नहीं है, पर ये जब ज़्यादा प्रमाण में हो जाता है तो इसको हम लोग एक्जिमा बोलते हैं। अब कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो खुजली, लालपन, सूजन और खान पान से होती है, ड्राइनेस से होती है, इसकी पपड़ी निकलती है और फिर इसमें बाद में इन्फेक्शन होता है, तो हम उसको इन्फेक्टेड एक्जिमा बोलते हैं। अभी एक्जिमा दो चीज़ों से होता है। एक होता है एंडोजिनस यानी अंदरूनी। तो अंदरूनी कारणों से जो एक्जिमा होता है उसको हम लोग एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। अभी एटोपिक डर्मेटाइटिस बच्चों में, 1 साल के छोटे बच्चों में जो दिखता है, गालों में रहता है, कान के पीछे रहता है, ये फोल्ड्स में रहता है। तो ये इस प्रकार से पूरे शरीर में भी बच्चों को एटोपिक एक्जिमा होता है। क्योंकि ये ऑटो इम्यून और अंदर से है तो इसके लिए होम्योपैथी में अच्छी दवाई है। और बच्चों के लिए हम लोग माइल्ड मॉइस्चराइज़र और डेली उसको वॉशिंग, क्लीनिंग एंड ड्राइंग करने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करने को बोलते हैं। बाद में कुछ ऐसी एंडोजेनस बीमारियां हैं जो जेनेटिक होती है, लाइकन प्लानस, सोरियासिस, उसके लिए भी हम लोग होम्योपैथी में अच्छी दवाई देते हैं। एक्सोजीनस बोले तो जो बाहर के कारणों से होता है, जैसे एलर्जी हो गई, बाद में पोल्यूशन हो गया, वेदर से होने वाले जो प्रॉब्लम है, एलर्जी में पित्त होता है, एलर्जी कर्टिकेरिया बोलते हैं हम लोग। तो ये जो सब चीज़ें हैं, बाहर से फूड हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अभी इसका प्रिवेंशन में ऐसा है कि
प्रिवेंशन में हमको स्किन साफ रखना है, हाइजीन अच्छा रखना है और क्लीन, जैसा नहाने के बाद में क्लीन करने के बाद पूरे शरीर को एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए ताकि एक बैरियर मेंटेन रहे। स्किन का बैरियर अच्छा रखने के लिए सबसे पहले हमको मॉइस्चराइज़र लगाना है और हाइड्रेशन अच्छा रखना है। स्किन का हाइड्रेशन अच्छा रखने के लिए हमको खाना भी सही खाना है और पानी का मात्रा हमको कम से कम 8-10 ग्लास पानी लेना है। जैसे एलर्जी की आपने बात की है, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो है वो प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण ये एक मेन समस्या है जिसके कारण भी एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। एलर्जी एक ही नहीं, कई प्रकार की होती है। कई बार एलर्जी की वजह से लोगों को जुकाम की समस्या शुरू हो जाती है, किसी को स्किन में ईचिंग आने शुरू हो जाती है। तो ऐसी समस्या पर होम्योपैथी में किस तरीके का उपचार है सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एलर्जी क्या है कि हमारी जो शरीर की प्रतिकार शक्ति है या इम्यून सिस्टम है, कोई भी चीज़ को जब रिएक्ट करती है जो उसने नहीं करना चाहिए, नॉर्मली नहीं करना चाहिए, पर जो एडवर्स रिएक्शन होता है उसको हम लोग एलर्जी बोलते हैं। अब एलर्जी के 3 कारण हैं। एक है फूड से होती है, दूसरा इन्फेक्शन से होती है और तीसरा है एलर्जन से होती है। अब फूड में जो हमारा फास्ट फूड है, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं हम लोग, चाइनीज़ है उसमें केमिकल्स रहते हैं, हाँ, सॉसेस रहते हैं, कलर्स बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इसमें कलर यूज़ होता है। हमारे घर में भी कुछ पदार्थ हम लोग बनाते हैं उसमें भी कलर यूज़ होता है। तो जो कलर यूज़ होता है और जो फूड कलर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं उससे हमारे शरीर में एक एलर्जिक रिएक्शन तैयार होता है। ऐसा नहीं कि एक बार खाने से होगा, कुछ दिनों के बाद भी हो सकता है कि हमने बहुत बार खाया फिर अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। फूड में कभी कभी किसी को एक बैगन से हरदम हमको एलर्जी दिखती है, उसके बाद में इमली से एलर्जी दिखती है, टमाटर से भी होती है, टमाटर से भी होती है, सही कहा आपने। ऑयल से भी होती है, कुछ प्रकार के ऑयल से, जैसे सनफ्लावर है, राई का तेल है। आजकल ऑयल में पाम ऑयल मिक्स होता है, उसमें एडल्ट्रेशन होता है, उससे भी हमको, तो हम लोग बताते हैं कि खुला तेल नहीं लेना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया फूड का, हम लोग इसको अवॉइड करके इससे एलर्जी से दूर रह सकते हैं। बाद में इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के लिए हम लोग डॉक्टर लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसा बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पेट की समस्या हो गई, लूज मोशन हो गया, तो उसके लिए दवाई है। बाद में बच्चों में पैरासाइट इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग वर्म्स बोलते हैं, जंतु की जो बीमारियां बोलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि बच्चों का जंतु का प्रॉब्लम रहता है पर उसको स्किन में पित्ती आना, खुजली होना, ये एलर्जी शुरू हो जाती है। तो उसकी दवाई देके उसको ठीक किया जा सकता है। अभी जो एलर्जेंस आपने बताया कि पोल्यूशन और जो प्रदूषण के बारे में बताया, तो प्रदूषण तो हमारे पास में बहुत बढ़ गया है अभी, उसकी क्वांटिटी मात्रा इतनी बढ़ गई है। पोल्यूशन में धूल, मिट्टी, धुआं ये ज़्यादा होने के कारण उसका जो हमारे शरीर के ऊपर है दिन भर ट्रिगर होते रहता है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के ऐसे वायु तैयार हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारे गाड़ियों का जो प्रदूषण है उससे हमको आजकल एलर्जी तैयार हो गई है। उसके बाद में पोल्यूशन के बाद में जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, अब ये पोलन ग्रेन जैसे फूलों के जो कण रहते हैं उससे भी एलर्जी होती है। पेट्स रहते हैं हमारे घर में, तो पेट्स में जो पालतू पशुओं के जो बाल रहते हैं वो भी हमको एलर्जेंस रहते हैं, उसको हम लोग डेंडर कहते हैं। कुछ प्रकार के ड्रग्स है, ड्रग्स में फिक्स ड्रग रिएक्शन अपन ने सुना है। तो ये क्या होता है कि हमने कुछ सुनते हैं कि कभी किसी ने दवाई ले ली है उसको रिएक्शन हो गया, कभी कभी जानलेवा हो सकता है, तो ये एलर्जी है। बाद में जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस है, तो हम लोग देखते हैं कि जैसा दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाता है। अगर नाक में सर्दी छींके चालू हो गई तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं, अभी बच्चों में अपने को दिखेगा। बाद में गले में तकलीफ हो गया तो फेरेंजाइटिस बोलेंगे, और श्वास में जब हम लोग सांस लेते हैं खांसी आना चालू हो गया तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। और ये ब्रोंकाइटिस जब बढ़ के एलर्जी से बढ़ के बाहर में अपने को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, दमा हो रहा है, तो उसको हम लोग एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। यानी देखिए, एक एलर्जी छोटी सी चीज़ है पर हमारे शरीर को कहाँ तक प्रभावित करती है कि दमा जैसा अगर ये प्रॉब्लम आ गया तो सालों तक दवाइयाँ लेना पड़ता है, कभी कभी उसको इमरजेंसी भी डेवलप हो जाती है। अब प्रिवेंशन में आएंगे तो प्रिवेंशन में हम लोगों को क्लीनलीनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो क्लीनलीनेस हम लोग, हमारे घर की धूल मिट्टी तो सब साफ कर देंगे, पर वातावरण हमारे हाथ में नहीं है। फूड को कंट्रोल कर सकते हैं हम, एलर्जेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एलर्जेंस को कंट्रोल करने के लिए साफ़ सफाई ध्यान देंगे, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद में हम लोग बाहर जाते समय मास्क पहनेंगे, बाहर जा रहे तो हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे।
तो इससे हम लोग हम हमारे बच्चों को प्रिजर्व कर सकते हैं। डाइट, एक्सरसाइज और योगा, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और आखिरी में बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी से हम लोग पहले तो डिटेक्ट करते हैं एलर्जी से क्या है, डिटेक्ट करने के बाद में उसके लिए काउंसलिंग करते हैं, उसको कैसे अवॉइड किया जाए, बाद में दवाई दे के उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस पावर बढ़ने के साथ साथ जो चीज़ से उसको एलर्जी उसके हिसाब से दवाई दी जाती है और इसके साथ में ट्रीटमेंट और क्योर करते हैं। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन बीमारियां बढ़ रही है, तो इन बीमारियों के बीच आपका सामाजिक कार्य जानना चाहूँगी। अभी जिस प्रकार से बीमारी बढ़ रही है और ख़ासकर होम्योपैथी में हमको ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि हमारे पास में जो पेशेंट आता है वो थक हार के आता है, तो इसलिए हम लोग जो सोशल आजकल अवेयरनेस कर रहे हैं, तो कैंसर के लिए हम लोग पेशेंट अवेयरनेस कर रहे हैं, कैंसर का रोग निदान कैसे करने का और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोशल कॉज में हम लोग देख रहे हैं कि कैंसर अवेयरनेस है और कैंसर के ऊपर होम्योपैथी में रिसर्च के लिए हम लोग रिसर्च सेंटर से अटैच हैं और मैं मेरे क्लिनिक में संडे टू संडे हम लोग कैंसर पेशेंट को फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में कंसल्टेशन देते हैं। तो अभी हम लोग कैंसर ठीक करने का दावा नहीं करते, पर जिसको कैंसर हो गया है, एक्टिव फेज़ में नहीं है, अभी रिकरेंस नहीं होना चाहिए, उनके और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसको एड्रेस करने के लिए हम लोग कैंसर के लिए एक संडे रखा है जिसमें हम लोग फ्री मेडिसिन, फ्री दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट को रिकरेंस ना हो, काउंसलिंग हो। और अभी कैंसर के बारे में फ्री अवेयरनेस के बारे में हम लोग गुटखा, तंबाकू और ये जो खर्रा है, इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको इसको बंद करना चाहिए। और ये प्रूफ हुआ है कि इससे कैंसर के चांसेस बढ़े हैं। आजकल बीमारियों में सबसे टॉप लेवल में कैंसर की बीमारियाँ हैं, एलर्जी की बीमारी है। इसके बारे में हम लोग काउंसलिंग, छोटे छोटे टॉक शोज़ लेते हैं और जिससे हम लोग अवेयरनेस करते हैं। और हमारा एक सोशल लोगों के प्रति हमारा जो भरोसा है वो बढ़ना चाहिए। और हमको तो लोगों ने बहुत कुछ दिया, हमको लोगों को क्या देना है, इसके लिए हम ये सोशल काम हमारे तरफ से करते हैं। सर, अंत में हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंत में ये बताना चाहूँगा कि सबसे अच्छा, अगर आप दवाई से दूर रहे, डॉक्टर से दूर रहे, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको कुछ तकलीफ़ होती है तो आपने अपने आप को ठीक करने के लिए सबसे पहले नेचुरल तरीका, अच्छा खाना, अच्छा पानी पीना, उसके बाद में आपको अच्छा एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हो, जिम कर सकते हो, मेडिटेशन से। अब योगा से आपको फिज़िकल आप ठीक हो जाओगे, पर जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका माइंड भी संतुलन में रहेगा। तो हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी हेयर्स एंड स्किन। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी से हमें रूबरू करवाया और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। नमस्कार।